सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे खास खबरों से। और दोस्तों आज मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी आपको बताएंगे और रूस यूक्रेन युद्ध की खास अपडेट भी आपको बताएंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं बादरा की खास खबर से। दोस्तों बादरा में हनुमान जयंती महोत्सव की धूम है और कल इसकी विधिवत शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल तक ये 4 दिवसीय महोत्सव है जो लगातार गुड़ मंडी के हनुमान मंदिर में जारी है। और दोस्तों आज सुंदरकांड पाठ का आयोजन रात्रि को किया जाएगा, जिसमें निरंजन शर्मा द्वारा सुंदरकांड पाठ का कथा वाचन के रूप में योगदान होगा। और दोस्तों बड़ी संख्या में आज धर्मप्रेमी जन भी पहुंचने की पूरी संभावना है, क्योंकि निरंजन शर्मा दोस्तों बादरा क्षेत्र के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो शानदार तरीके से इस कथाओं का वाचन करते हैं और नारायण सेवा संस्थान के हिंदुस्तान के प्रमुख एंकर भी हैं। तो दोस्तों आज आप ना भूलिएगा देखना सुंदरकांड पाठ को। और कल दोस्तों 15 अप्रैल को वंदना अरोड़ा जो कि हांसी की है, उनके द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। और 16 अप्रैल को समापन होगा हनुमान जयंती महोत्सव का और इसमें भंडारा, हवन, यज्ञ आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और दोस्तों नित्य क्रम से 8:15 बजे सुबह और 8:15 बजे शाम को आरती की जाती है। स्वामणी के भोग इसमें लगाए जाते हैं। और कल दोस्तों प्रिंस गोयल ने भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया था। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें जो देश की प्रमुख खबरें हैं। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, देश में लाउड स्पीकरों को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है दोस्तों। और महाराष्ट्र में तो इस बहस में सरकार बनाम राज ठाकरे की एक लड़ाई भी शुरू हो चुकी है दोस्तों। एमएनएस पार्टी के प्रमुख हैं राज ठाकरे, जिन्होंने 3 मई तक लाउड स्पीकर बंद करने का आह्वान किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि अगर 3 मई तक ये लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हम उनको हटा देंगे, या फिर हम उनके स्थान पर मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकरों के द्वारा हम करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का विवाद देश में लगातार उत्पन्न हो रहा है। और जहाँ मैं आपको बताऊं तो मस्जिदों में लाउड स्पीकर बज रहे हैं, वहाँ आवाज़ें उठ रही है दोस्तों। जहाँ मंदिर स्थित है आसपास, वहाँ मंदिरों से हनुमान चालीसा पढ़ने की एक नई एक प्रकार से विवाद उत्पन्न हुआ है दोस्तों पूरे देश में। और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान भी दोस्तों इससे अछूता नहीं है। पूरे देश में इस वक्त ये लहर चली है। और कुल मिला के दोस्तों राजस्थान में जिस प्रकार करौली में जिस प्रकार हिंदू नव वर्ष की शुरुआत की गई थी, एक बड़ी रैली हिंदुओं द्वारा निकाली गई थी और इसमें दोस्तों एक पत्थरबाजी करने का जो मामला प्रकाश में आया था, घटना हुई थी, उसके बाद में पूरे देश में बवाल मचा है। और यहाँ से शुरू हुआ यह एक प्रकार से रामनवमी के अवसर पर रैली में दंगे का सिलसिला देश के कई स्टेटों में अब तक सामने आ चुका है। और दोस्तों भाजपा की कल न्याय यात्रा पर भी पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई और दोस्तों उनको गिरफ्तार किया गया और आंशिक गिरफ्तारी थी, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से गिरफ्तारियां की गई और विरोध प्रदर्शन चल रहे उसको देखकर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की मुश्किलें दोस्तों लगातार बढ़ती जा रही है। और ऑलरेडी पहले ही दोस्तों राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या में मुद्दों की भरमार है कि भाजपा इन मुद्दों को भुना भी नहीं पा रही है। और ऐसे में दोस्तों नए मुद्दे सरकार के विरुद्ध मिलते जा रहे हैं और भाजपा दोस्तों बिखरी भी जरूर है, लेकिन मुद्दों को उठाकर अशोक गहलोत की मुश्किलें भी बढ़ाती हुई प्रतीत हो रही है। जिस प्रकार से ये न्याय यात्रा थी, पूरे देश की नज़रें थी दोस्तों उसमें और बड़ी संख्या में भीड़ थी। सतीश पूनिया सहित तेजस्वी सूर्या जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया था। लेकिन उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इस न्याय यात्रा में शामिल थे। और दोस्तों जिन परिवारों में एक प्रकार से घायल हुए थे, जिन परिवार के लोग पत्थरबाजी से उनसे मिलने के लिए ये जा रहे थे।
तो उनसे उनको मिलने नहीं दिया गया और 40 किलोमीटर पहले ही उनको रोक दिया गया। और ये एक प्रकार से सुनियोजित पत्थर फेंकने का एक प्रकार से षड्यंत्र था या क्या था दोस्तों, इसमें ये तो जांच का विषय है, लेकिन मामला बहुत संगीन है, क्योंकि ऐसे आयोजन हर वर्ग की तरह पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में होते हैं। तो ऐसे आयोजनों में अगर इस प्रकार सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की घटनाएं होगी तो देश में दोस्तों अराजकता की स्थिति होगी, और इस प्रकार से अन्य वर्गों के ऐसी रैलियों में ऐसे संगठनों पर भी पत्थरबाजी हो सकती है। इन घटनाओं को आगे एक प्रकार से तूल मिलेगा। तो कुल मिला के मोहन भागवत ने भी दोस्तों आज एक आह्वान किया, उसकी चर्चा पूरे देश में है। आज हरिद्वार से मोहन भागवत ने एक बयान दिया और उस बयान में कहा कि 15 वर्षों में, आने वाले 15 वर्षों में हम भारत को अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत हो जाएगा 15 वर्षों में। तो उस पर शिवसेना के संजय राउत ने जरूर बयानबाजी की है और 15 दिन में करके दिखाने की बात की है, और बहुत से कई बातें ऐसी कही गई है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करते हैं मोहन भागवत के इस बयान के क्या मायने हैं दोस्तों, क्यों मोहन भागवत द्वारा इस प्रकार का बयान दिया गया, और साथ में जो कहा गया कि हाथ में डंडा लेकर अहिंसा की बात करेंगे, हाथ में डंडा लेकर अहिंसा की बात, ये दोस्तों नई और एक प्रकार से हिंसा वाली बात हुई, क्योंकि हाथ में डंडा लेकर अहिंसा की बात एक अलग टाइप की बात है दोस्तों। इसमें क्या संकेत है ये तो मोहन भागवत जाने उन्होंने क्या संकेत दिया है और भारत के अंदर। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि इन यात्राओं पर, इन धार्मिक यात्राओं पर इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक जो पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही है, संभवतः इसको लेकर ऐसे बयान दिए गए हों कि हाथ में डंडा लेकर अहिंसा की बात करेंगे। तो दोस्तों कुल मिला के इसके ऊपर चर्चा गर्म है और सभी टीवी चैनलों के डिबेट का विषय बना है ये। और जो चीज़ें अन्य प्रमुख चीज़ें मोहन भागवत ने कही दोस्तों, वो ये भी है कि दुनिया की कोई भी शक्ति भारत की प्रगति में रोड़ा बनेगी तो वो मिट जाएगी दोस्तों, ये भी कहा है। और एक प्रकार से ये भी कहा कि अखंड भारत हम अपनी आंखों से देखेंगे। मोहन भागवत की जिस प्रकार से एज हो चली है और जिस प्रकार से अब 15 वर्ष का समय उसमें दिया गया है, तो वो एक तो संकेत ये दे रहे कि हम 15 वर्ष और भी जिएंगे, उससे ज़्यादा भी जिएंगे, और अखंड भारत जो होगा वो हम देख कर जाएंगे। तो कहने का मतलब अब ये कवायदें शुरू हो चुकी है कि अखंड भारत कैसे बने और पुनः भारत अखंड भारत हो। तो इस प्रकार क्या कुछ हो। और 8 मई को जम्मू में एक यात्रा निकाली जा रही है दोस्तों, पीओके की संकल्प रैली के रूप में। और संजय राउत ने आरोप भी लगाया था कि आप पीओके को जोड़कर दिखाए भारत में। तो उस संकल्प रैली में क्या होगा, और दोस्तों इस प्रकार से जो गतिविधियां शुरू है तो उसको लेकर क्या आगे हो सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों जिस प्रकार से लाउड स्पीकर की ये घटनाएं हैं जो अनेकों स्टेटों में हो रही है, और रामनवमी पर जो रैलियों पर पत्थरबाजी की घटनाएं है, और आज जो मोहन भागवत द्वारा अखंड भारत का ऐलान किया गया है, क्या हम इन सभी घटनाओं को एक ही सिक्के के 2 पहलू या 3 पहलू नहीं मान सकते? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जिस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में चल रही है, उन घटनाओं को विराम कैसे दिया जाए, उन घटनाओं का औचित्य क्या है, उनके मायने क्या है, और आगे आने वाले समय में ये घटनाएं भारत के अंदर कितना प्रभाव डालने वाली है, पूरी दुनिया पर दोस्तों कितना असर ये घटनाएं डालने वाली है, ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों, जो हर व्यक्ति के जहन में दोस्तों ये बातें जो है वो घर करती जा रही है। और एक प्रकार से हर शख्स ये सोचने पर विवश हो रहा है कि देश में आजकल ये कैसा माहौल और कैसा वातावरण पनपने लगा है दोस्तों। इसको हम चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन इस साल अगर 2022 की बात करें तो इसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने हैं, और अगले साल अगर बात करें तो राजस्थान के भी चुनाव होने हैं। तो चुनाव तो दोस्तों भारत में
किसी ना किसी राज्यों के चुनाव हर वर्ष होते रहते हैं, लेकिन चुनावों से इस घटनाओं का कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। लेकिन राजस्थान की घटनाओं का अगर हम कांग्रेस के नेताओं का आरोप देखें तो उनके आरोप यही है कि यहाँ जो चुनाव है उसको लेकर भाजपा अब यहाँ ये हथकंडे अपना रही है और हिंसा के बल पर सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। तो कुल मिला के देखने वाली बात है कि राजस्थान में आने वाले चुनाव में क्या होता है और किस प्रकार से यहाँ सत्ता का परिवर्तन होता है या सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन अशोक गहलोत की मुश्किलें मैंने पहले भी आपको बताया कि कम होने का नाम नहीं ले रही है और दोस्तों मुद्दों की भरमार है यहाँ हर चीज़ की महंगाई के साथ। दोस्तों पेट्रोल और डीजल के जो भाव है बेशक वो वैश्विक तेजी है और हर देश में जिस प्रकार से यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग डबल हो चली है। तो यहाँ भी है, लेकिन राजस्थान में दोस्तों बिजली से लेकर पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो वो देश में सबसे ज़्यादा कीमतों में है। और अब तो दोस्तों किसानों के आंदोलन, कभी यूरिया का आंदोलन, कभी दोस्तों कोविड सहायकों का, स्वास्थ्य सहायक है उनका धरना अभी भी दोस्तों 26-27 दिन हो गए। कोविड सहायकों का धरना जयपुर में अभी भी अनवर्त जारी है क्योंकि 28,000 पद कोविड सहायकों के सरकार ने एक प्रकार से खत्म कर दिए। जिनकी सेवाएं कोरोना काल में सरकार ने ली थी उनको अब दोबारा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। तो वो लगातार हड़ताल पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं और कोविड सहायकों को 27 दिन से धरने पर दोस्तों भादरा के बलवान पूनिया विधायक भी वहां पहुंचे, उनको आश्वासन दिया। बजरंग सारण भादरा के नेता पहुंचे, महेंद्र शर्मा है दोस्तों कामरेड युवा नेता, वो भी वहां उनको संबोधित करते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। तो कुल मिला के राजस्थान की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनसे अशोक गहलोत की सरकार त्रस्त है। और दोस्तों आने वाले समय में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन दोस्तों हम जल्दी से अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के आज 50वें दिन की। तो रूस का दोस्तों एक प्रकार से आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ब्लैक सी में रूस की एक वारशिप को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। दोस्तों वारशिप एक अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध पोत होता है और उस वारशिप को मार देने का मतलब, खत्म कर देने का मतलब रूस को करारा झटका माना जा सकता है। दोस्तों 500 से अधिक क्रू मेंबर उसमें मौजूद बताए जा रहे हैं और उसमें अधिकारी भी, बहुत बड़े अधिकारी भी मौजूद होते हैं और वो दोस्तों अपने आप में इतनी बड़ी ताकत समेटे हुए होती है कि एक साथ समुद्र में ही रह के दर्जनों शहरों का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। इतनी बड़ी वॉरशिप में ताकतें मौजूद होती है। और रूस की ये वारशिप तो दोस्तों 1941 के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि रूस की वारशिप पर किसी ने हमला किया और उसको बर्बाद कर दिया हो। इस युद्ध में यूक्रेन की सेना ने रूस की वॉरशिप को बर्बाद कर दिया। अब इसके मायने क्या है, रूस क्या इसका बदला लेगा, क्या परमाणु युद्ध भी हो सकता है। दोस्तों किसी का नुकसान अगर होता है तो वो अपने अंतिम विकल्पों तक पर विचार करने पर विवश हो जाता है। और दोस्तों अमेरिका नहीं चाहता कि ये रूस खत्म हो, ये युद्ध जो है वो खत्म हो, क्योंकि अमेरिका के हथियारों की बिक्री युद्ध खत्म होते ही बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अभी भी अमेरिका के हथियारों की बिक्री बहुत से देश करने लगे हैं। पूरा यूरोप, पूरा नाटो दोस्तों अमेरिका से हथियार खरीदने की होड़ लगाए बैठा है। तो ये अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये युद्ध खत्म हो। और अमेरिका के इसमें दो बड़े फायदे हो रहे हैं दोस्तों। एक बड़ा फायदा उसके हथियार तेजी के साथ बिक रहे हैं जो कि बेकार पड़े थे। देश जो है हथियार खरीदने की है कि हर देश की अलग सीमा होती है दोस्तों और वो एक सीमा तक ही अपने हथियार खरीदते हैं। लेकिन ऐसी अकस्मात युद्ध वाली स्थिति में दोस्तों हथियार खरीदने की कोई सीमाएं नहीं होती और कहां तक भी ये सीमाएं ये जा सकती है। तो कुल मिला के ये फायदा है। और रूस की ताकत निश्चित रूप से यूक्रेन के युद्ध के बाद
कम होगी, क्योंकि उसकी जो जितनी ऊर्जा थी वो ऊर्जा दोस्तों, उससे अधिकांश ऊर्जा वो यूक्रेन में रूस लगा चुका है और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन वहाँ कर चुका है। बेशक जीतने पर दोस्तों उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है रूस किसी भी देश का, लेकिन उसकी क्षमताओं में बहुत कमी आती है दोस्तों। उसको वो पुनः प्राप्त करने में उसको वर्षों लग जाते हैं, लेकिन अमेरिका यही चाहता होगा, क्योंकि वो पावरफुल है और वो सर्वशक्तिमान है, वो बना रहे और उसकी ताकत बरकरार रहे, रूस की ताकत कम हो, उसके हथियार ज़्यादा बिके, वो और ज़्यादा ताकतवर हो और उसके बाद में वो चीन को भी ठिकाने लगाने की समझ सके, जरूरत कर सके और अपने नाटो और यूरोपीय देशों के दम पर वो विश्व की इन सभी ताकतों को मिटाकर एक छत्र राज विश्व में कर सके। तो दोस्तों ये मंशा दिखाई देती है। और कुल मिला के कल जो मारियुपोल से जो खबर आई थी दोस्तों, 1062 यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करते हुए रूसी सेना के आगे जो खबरें वायरल हुई थी, उसके बाद में लग रहा था कि रूस अब जो है बढ़त बना लेगा, लेकिन आज 50वें दिन दोस्तों रूस को भी बहुत बड़े नुकसान की खबरें आई है और उसके दौरान अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों देखने वाली बात है। लेकिन अमेरिका अंडरग्राउंड सहायता जरूर उपलब्ध करवा रहा है दोस्तों, क्योंकि वारशिप जैसे अपने आप को बहुत बड़ा दोस्तों इसमें रडार भी लगी होती है और कोई भी किसी प्रकार का अटैक, इसमें मिसाइल अटैक या किसी प्रकार का अटैक होता है तो उसको वो कैच करके उसको ख़त्म हवा में, आसमान में उसको ख़त्म करने की क्षमताएं रखती है। लेकिन उसका किस प्रकार से ध्यान भटकाकर इसके ऊपर अटैक किया गया है, ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं संभवतः अमेरिका द्वारा उपलब्ध करवाई गई होगी यूक्रेन को, वरना यूक्रेन अब तक 50 दिनों में इतना पिट चुका है रूस के हाथों कि बर्बादी के कगार पर तो वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। देखने वाली बात है दोस्तों आगे इस युद्ध का क्या हर्ष होगा, किस करवट ये युद्ध जो है वो बैठेगा। अब तो जल्दी से दोस्तों आज 14 अप्रैल है दोस्तों, आज महावीर जयंती आज के दिन मनाई जा रही है और महावीर जयंती दोस्तों 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की याद में मनाई जाती है और 599 ईस्वी में बिहार में इनका जन्म हुआ था और जैन समुदाय विशेषकर महावीर जयंती मनाता है और पूरे देश के लोग ही महावीर जयंती मनाते हैं। दोस्तों आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी 131वीं जयंती पूरे देश में दोस्तों मनाई जा रही है। 1928 को पुणे में पहली बार दोस्तों जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव पहली बार ये जयंती मनाई गई थी 1928 में। उसके बाद में लगातार ये जो जयंती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो मनाने का सिलसिला भारत में जारी है। और दोस्तों भारत में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनका जन्म 1891 में दोस्तों हुआ था और लगातार इनकी जयंती 1928 से भारत में मनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व भी मनाते हैं और बैसाखी पर्व विशेषकर पंजाब के लिए था और आज तो पूरा देश इस पर्व को मनाता है। और दोस्तों ये विशेषकर कृषि पर्व इसको हम मान सकते हैं, जो फसलें पककर तैयार हो जाती है खेतों में, तो दोस्तों उसको देखकर जो है खुशी मनाने की परंपरा पंजाब से शुरू हुई थी बैसाखी पर्व के रूप में। लेकिन अब बैसाखी पर्व जो है इस सीजन में जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में फसलें पककर तैयार होती है वहाँ बैसाखी पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के खास 14 अप्रैल के कार्यक्रम में इतना ही। जल्दी से हम मंडी के भाव अगर बताएं, बाजरा से शुरुआत करें तो सरसों 6163 रुपये प्रति क्विंटल रही बाजरा में, चना 4807 रुपये और गेहूं दोस्तों 2083 रुपये प्रति क्विंटल रही। ग्वार के भाव 5970 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमा दोस्तों 12260 रुपये प्रति क्विंटल बिका। और नौर में सरसों दोस्तों 6271 और ग्वार के भाव 6251, चना के भाव 4800, मोट के भाव 7151, गेहूं के भाव 2116, जबकि जौ के भाव 2800 और पीली गंगा में दोस्तों सरसों 6500
25 रुपये प्रति कुंटल रही। संग्रिया में दोस्तों सरसों 6642 रुपये जो 2590 रुपये, ग्वार के भाव 6000 रुपये, चना के भाव 4855 रुपये, जबकि गोलूवाला मंडी में सरसों बिकी है 6351 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं बिकी है 2099। इलाहाबाद में नरमा बिका है 11900 रुपये प्रति कुंटल, सरसों बिकी है 6621, ग्वार बिका है 6011, जबकि चना 4910 रुपये प्रति कुंटल बिका है, और जो बिका है 2730 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं 2013 बिकी है। और सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 12700 बिका है, सरसों बिकी है 6480, आदमपुर मंडी में सरसों 6325, ग्वार के भाव 6120, जबकि नरमा बिका है आदमपुर मंडी में 12050। तो नरमे के भाव में तेजी अभी भी बरकरार है दोस्तों। और मौसम का मिजाज अगर आज देखें तो आज 14 अप्रैल को 39 से 41 डिग्री टेम्परेचर रहा। गर्मी की ज़्यादा प्रचंडता नहीं रही, 2-3 दिनों से गर्मी से राहत है दोस्तों। आज धूल भरी आंधी दिन में दिखाई दी, 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली, और 70% करीब बादल छाए रहे। रात्रि को भी दोस्तों ये 40 से 50% बादल छाए रहेंगे, और 33 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। कल 15 अप्रैल को मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है? 27 से 38 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, जबकि 39 से 41 डिग्री टेम्परेचर कल दोपहर को रहेगा, जो कि ज़्यादा नहीं होगा। कल भी मौसम ठीक रहेगा। 33 से 39 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा, और 17% से 20% करीब दिन भर बादल छाए रहेंगे, और रात्रि को लगभग 60% बादल छाए रहेंगे, लेकिन 28 से 31% तक मौसम का मिजाज रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, और इस हवा जो है बहुत कम होगी। मौसम बिल्कुल साफ कल रहेगा रात्रि को 12 बजे तक। तो कुल मिला के दोस्तों मौसम का मिजाज यही है। बरसात का कहीं कोई संभावनाएं व्यक्त मौसम विभाग द्वारा नहीं की गई है, लेकिन आज जिस प्रकार से धूल भरी आंधी चली दोस्तों, कल भी धूल भरी आंधी चल सकती है। तो कुल मिला के ये रहा मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव, आसपास की खबरें और देश की प्रमुख घटनाओं पर जिस प्रकार से हमने आपको बताया। दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।